सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ सर जी सर, आपका वीडियो भी अनम्यूट करिए आप अपना। वीडियो से भी वो टिक हटाइएगा, स्टॉप वाला सर। जी 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 मैं गीत सुनाऊंगा। सुरेंद्र आनंद जी डिस्कनेक्ट हो गए सर अभी। जी आरकेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम इतने लोगों को एक साथ आपने जोड़ा है। आज एक ऐसी तिथि है जिस दिन हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी मना रहे हैं। इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और इन्होंने स्वराज के योद्धाओं में अग्रणी रूपरेखा अपनाई। इनका यह नारा एक मंत्र बनकर भारत में, विदेशों में इस प्रकार गूंजा, इस प्रकार का संदेश बना, हम उसको नमन करते हैं। आज ही के दिन कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इनका निधन हुआ 23 जुलाई 2012 को। आजाद हिंद फौज से जुड़ी थी। 1938 में 24 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बनी। 1943 में आईएनए से जुड़ी और 1945 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर बर्मा, जो आजकल म्यांमार कहलाता है, रखा गया। 1998 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण प्रदान किया। और तीसरी विभूति जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए विशेष रूप से जुटे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं चंद्रशेखर आजाद से कैसे जुड़ा हूँ। मैं पंडित शिव विनायक मिश्र का पौत्र हूँ। शिव विनायक मिश्र जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार किया था 27 फरवरी 1931। शिव विनायक मिश्र जी गांधी जी के मेरा ले लिया, काम सलाम हो गया। गांधी जी के
आंदोलन से सामने जुड़े जो हुए थे। 4 गो 5 गो बिंदु आ गया सब। कहाँ माइक को टच करके तो मैं बता रहा था शिवप्रयाग विषय के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर अपने मूल विषय पर आ जाऊंगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 1921 से लेकर 1926 तक बनारस कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और 1921 से लेकर 1932 तक 4-5 बार जेल गए। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार इन्होंने किया। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ जिसका आयोजन आपने किया है। आपका विषय था कि हम चंद्रशेखर आजाद को कितना जानते हैं। इस विषय पर आपने चर्चा प्रारंभ की है। तो ये बताऊंगा कि इनका जन्म स्थान, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा बताना जरूरी है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय सीताराम तिवारी, माता का नाम स्वर्गीय जगरानी देवी। आजाद के पूर्वज कानपुर का एक गांव है भौती, वहां के मूल निवासी थे। ये कानपुर ब्राह्मण थे और इनकी टाइटल तिवारी थी। इनके पिताजी अपने ससुराल बदरका में आके बस गए। बदरका उन्नाव जिले का एक गांव है उत्तर प्रदेश में। वहीं से आजाद के पिताजी नौकरी के लिए मध्य प्रदेश के भावरा गए और वहीं आजाद का 1906 में 23 जुलाई के दिन जन्म हुआ। उसी जन्म उत्सव को हम मनाने के लिए जुटे। थोड़ी बड़ी पढ़ाई गांव की वहां होती रही। 13 वर्ष की आयु में संस्कृत पढ़ने के लिए, ये लगभग 1920-21 की घटना है, चंद्रशेखर तिवारी उस समय थे, काशी आए और उनके रिश्तेदार स्वर्गीय शिव विनायक मिश्र जी, जो उस समय बनारस में कांग्रेस के मंत्री रहे, के संपर्क में आए। असहयोग आंदोलन उससे 1921 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया। इसमें काशी में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों ने भी भाग लिया। इस भाग लेने वालों में चंद्रशेखर तिवारी, जो बाद में आजाद कहलाए, वो भी शामिल हुए। उनकी गिरफ्तारी हुई, 15 बेतों की सजा हुई। बनारस का केंद्रीय कारागार है, वहीं पर उनकी सजा हुई है। वहाँ पे एक आदमकद मूर्ति जेल विभाग की तरफ से बनाई गई है, लगाई गई है। उन्होंने अपना नाम उस बेत की सजा पाते वक्त आजाद बताया, पिता का नाम स्वाधीनता बताया, पता जेलखाना बताया। 1 सितंबर 1922 को चंद्रशेखर आजाद का बनारस के ज्ञानवापी में एक सार्वजनिक अभिनंदन शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया। मेरे बाबा स्वर्गीय विनायक जी मंत्री थे, वो भी उपस्थित थे। चरखे के साथ आजाद की एक दुर्लभ फोटो ली गई। वो फोटो जो 14-15 की मूल रूप से आज भी मेरे पास। मन्ना सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत स्लो आ रही है सर आपकी आवाज भी मुझे। आपकी आवाज मुझे, ईयरफोन लगाया हुआ है मैंने, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत स्लो आ रही है, बहुत ही ज्यादा। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है सर, साउंड की कनेक्टिविटी नहीं है। सर आप एक बार रिकनेक्ट करिए सर। हाँ सर, सर प्रखर बात करो, रिकनेक्ट करिए एक बार। मैं बात कर रहा था 13-14 वर्ष के उम्र में चरखे के साथ चंद्रशेखर आजाद की एक फोटो खींची गई, जो मूल रूप से आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस दुर्लभ फोटो के पीछे एक कहानी छिपी हुई है, जो मैं आज बताना जरूर चाहूंगा। यह जो 14-15 वर्ष के उम्र में फोटो खींची गई थी,
यह आजाद की सबसे पहली तस्वीर थी जो खींची गई थी। और 1922 में खींची गई, मैंने बताया। यह फोटो 42 वर्ष बाद अर्थात 1963 में प्रकाश में आई, तब तक ये छिपी हुई थी। सितंबर 1963 की बात है, मिर्जापुर में आजाद की प्रतिमा का उद्घाटन होना था। ये श्री बटुक अग्रवाल जी के द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन के बाद यहाँ से आजाद के 4 साथी, श्री भगवान दास माहौर, श्री सदाशिवराव मलकापुरकर, श्री विश्वनाथ वैशंपायन एवं श्री सचिननाथ बख्शी, मैं इन चारों से मिला हूँ। ये लोग बनारस आए और श्री राधेश्याम शर्मा के माध्यम से श्री शिव विनायक मिश्र से मुलाकात की। वहीं श्री मिश्र जी ने आजाद की 1922 वाली ये बाल्यकाल की जो फोटो है उसको दिखाया और बताया कि अंग्रेजों के छिपाने के लिए, अंग्रेज को पार न जाए, अंग्रेज फोटोग्राफ ले न ले, राम पंचायतन के चित्र के पीछे छिपाकर पूजा घर में रख दिया था। श्री मिश्र जी ने उन दिनों कांग्रेस के सक्रिय, श्री मिश्र जी उन दिनों कांग्रेस से सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके घर बार बार तलाशियां होती रहती थी। 1922 में यह चित्र मर्यादा पत्रिका जो छपी थी उसमें भी यह चित्र छपा है। चंद्रशेखर आजाद जी का यह सबसे पहला फोटो था जो अंत तक अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगा। इससे संबंधित एक घटना मैं और बताऊंगा। आजाद की जब शहादत हो गई उसके बाद ब्रिटिश राज्य का जो क्रिमिनल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसकी जो आजाद की फाइल थी जो बंद कर दी गई, उसमें लिखा गया है, आजाद से संबंधित सभी जानकारियां लिखी गई हैं। उनके शहादत की तारीख 27/2/31 भी दर्ज की गई है, लेकिन अंत में लिखा है कि आज तक उनकी फोटो अनुपलब्ध थी। यह घटना रही है चंद्रशेखर आजाद के उस दुर्लभ फोटोग्राफ की जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों से इनके क्या संबंध हुए। क्रांतिकारियों से इनके संबंध पढ़ाई के दरमियान काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे और HRA उस समय नया नया गठित हो चुका था, उसमें इनके संबंध बने। सक्रिय लोगों में आजाद का नाम रख दिया गया और वहीं से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद हो गए। इन्होंने काकोरी केस, संचर हत्याकांड, बहुत से क्रांतिकारी कार्यों में भागीदारी दी जिसकी यहाँ चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह देश का बच्चा बच्चा जानता भी है और HRA के कार्यों से परिचित है। अब आज हम एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि आजाद क्रांतिकारी कैसे बने, कौन सी परिस्थिति बनी कि वो क्रांतिकारी बन गए। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, 15 बेट की सजा हुई, काशी विद्यापीठ में पढ़ने लगे। उसी काशी विद्यापीठ में वहाँ सचिवनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, जिनकी अनुशूलन समिति उस समय चल रही थी, अनुशीलन समिति ने बनारस में कल्याण आश्रम की स्थापना की थी, जो क्रांतिकारियों का कार्यालय ही था। उसका नाम कल्याण आश्रम जरूर था, लेकिन वो क्रांतिकारियों का कार्यालय था। इन दोनों के संबंध में ऐसा कहा गया है, ये लोग काशी को केंद्र बनाए हुए थे और केंद्र बना के HRA की सदस्यता को बढ़ाने का अभियान चला रहे थे। वहीं से चंद्रशेखर आजाद इनसे जुड़ गए और HRA के सदस्य हो गए। उसी समय श्री प्रवेश चटर्जी भी इनसे जुड़े, वो भी HRA के सदस्य थे। दिनों दिन उस संगठन में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते चले गए। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो HRA इस समय बना, जिसका मुख्यालय बनारस था, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। तो उनका पहला उद्देश्य था संगठित क्रांति से गणतंत्र को स्थापित करना। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था प्रत्येक अब इसमें मानसिक अगर रूप से वीडियो भी तो कर लेना प्रत्येक आवाज। मानसिक रूप से स्वस्थ वयस्क अगर वीडियो नागरिक चाहते को तो मताधिकार प्राप्त हो। किसका ऑफिस का है? वीडियो चाहते हो? नहीं, वीडियो वीडियो किस किस की तुम्हारी भी आएगी ना फिर। जो है ना उसका हेड
हाँ, तो मैं फिर से दोहराता हूँ, एचआरए का मुख्यालय बनारस था। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे आज बताना, उसको जरूरत है आज बताना। पहला उद्देश्य उनका मुख्य था संगठित क्रांति से गणतंत्र स्थापित करना, प्रत्येक मानसिक रूप से स्वस्थ वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त होना, शोषण रहित समाज की स्थापना करना। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आजाद ने नवयुवकों का आह्वान किया। 1928 में आजाद भगत सिंह तथा पंजाब के कुछ अन्य साथियों से मिलकर एक नया संगठन HSRA, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र शब्द, इसमें एक समाजवादी शब्द जुड़ गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन एक लाइन में बता दूं तो इन लोगों के द्वारा एचआरए ने जो तमाम अंग्रेजों के खिलाफ कार्यक्रम किए, जो तमाम कांड किए, उससे एचआरए के ज्यादातर सदस्य या तो मारे गए या गिरफ्तार हो गए। तो HSRA, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना हो गई और इसका एक सैनिक अंग था जिसके कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद थे। उनको चंद्रशेखर आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया, इस नाम से ये मशहूर भी है। हम बताना चाहेंगे कि इस HSRA ने जो प्रमुख उद्देश्य रखा, तमाम उद्देश्य थे, मैं एक उद्देश्य की बात बताता हूँ कि भारत में क्रांति के द्वारा समाजवाद स्थापित करना। ये था कैसे वो क्रांतिकारी बन गए। अब मित्रों मैं सीधे चलाता हूँ उनकी शहादत कैसे हुई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, अब उसको प्रयागराज कहते हैं, उसके एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस अधिकारी लॉर्ड बाबर से लड़ते हुए इनको वीरगति प्राप्त हुई। रिश्तेदार होने के नाते स्वर्गीय कमला नेहरू, पद्मकांत मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने और उनकी अस्थियां एक अस्थि कलश में बटोर काशी चले आए। उस अस्थि कलश का समर्पण 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री थे स्वर्गीय सरदार कुलतार सिंह जी। बड़ा प्रयास किया उन्होंने। ये भगत सिंह के छोटे भाई थे। इनके प्रयास से ये चंद्रशेखर आजाद की अस्थियां उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे पिताजी स्वर्गीय श्याम सुंदर मिश्र, उनके बड़े भाई फूलचंद मिश्र और राजू लोचन मिश्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित कर दी। ये अस्थियां लखनऊ के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। इस प्रकार आजाद कुल 23 वर्ष 7 माह और 4 दिन तक जीवित रहे और जो उन्होंने वचन दिया था उसके प्रमाण में आहुति दे दी। आपने एक दिन एक प्रश्न और पूछा था कि इनके उद्देश्यों के विचार से आज के नवयुवक को क्या बताया जाए, क्या शिक्षा दी जाए, क्या सहायता की जाए, कैसा उनको निर्देश दिया जाए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आज़ादी मिल गई, मेरे विचार से 3 प्रकार की आज़ादी होती है। एक राजनीतिक आज़ादी, एक सामाजिक आज़ादी, एक आर्थिक आज़ादी। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, आप स्वतंत्र हैं इनको काटने के लिए। राजनीतिक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई। सामाजिक आज़ादी 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा मिल गई। अब बची आर्थिक आज़ादी। इस पर अभी भी प्रयास आवश्यक है। इस महामारी में मेरा ख्याल हर व्यक्ति जान गया है कि देश को आर्थिक प्रयासों के द्वारा स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, दूसरों पर निर्भरता कम होनी है। अब युवकों के लिए ये संदेश है मेरे ओर से व्यक्तिगत रूप से कि आज़ादी का जो संदर्भ अभी अधूरा है उनको अपने प्रयास से पूरा करने का भरपूर प्रयास करें। तभी हम क्रांतिकारियों की शहादत को आभार दे सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। केवल उनकी जन्म तिथि मना लें, शहादत तिथि मना लें और फिर भूल जाएं, मेरे अपने विचार से यह बहुत उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।
आनंद आनंद जी का ऑडियो शायद अभी भी नहीं आ रहा है। आनंद जी आप सुन पा रहे हैं? अभी भी नहीं सुन पा रहे। जी। सबसे पहले मैं वेबिनार में हिस्सा ले रहे अपने सभी मित्रों को मेरी तरफ से वंदे मातरम। और आज इसके वेबिनार के संबंध में मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सकारात्मक भारत आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आजकल समाज में जहां जाइए, जिधर देखिए, जिस भी वातावरण में आप जाएंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता के भाव सकारात्मकता पर हावी हो गए हैं, जिसके कारण जो इसका कारण जो ना हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रधानता में होना है, और जिसके कारण समाज में अनेक प्रकार के अपराध, नशे और भी ऐसे कार्य जिससे समाज अवनति की तरफ अग्रसर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान उदय कुमार मन्ना जी ने एक अपनी विशेष सोच से हम सब साथियों को अपने साथ लिया और सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत की। तो ये आरजेएस फैमिली एक ऐसी संस्था, ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने भारत भर में समाज को सकारात्मक करने की ठानी हुई है, और जो अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यों के माध्यम से हम सकारात्मकता लाकर और सकारात्मकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे इस सकारात्मक भारत आंदोलन ने बहुत गति पकड़ ली है। अब इस सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत हमारे बुजुर्गों को भी और हमारे पूर्वजों को भी सम्मान दिया है। तो इस विषय में मैं कहना चाहूंगा, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे चलना और बोलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से तुम्हें पाया। तो ये जो चंद लाइनें हैं, ये हमारे माता पिता का हमारी जिंदगी में हमारे बड़ों का क्या महत्व है, ये स्पष्ट कर रही हैं। तो इन्हीं भावों को हम अपने मन में ग्रहण करें, समाज में भी इन्हीं भावों को हम आगे बढ़ाएं, परिवार का महत्व बताएं, अपने जो बड़े हैं उनका महत्व बताएं। और दुर्भाग्य से जो हमारे बड़े हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, हम उनको, उन्होंने हमें परिवार के रूप में चल अचल संपत्ति दी है, हमें संस्कार दिए हैं, हमें इतना अच्छा परिवार से पालन पोषण किया होता है, तो उनको हम याद करें, वो हमें याद रहे, हमारी पीढ़ियों को याद रहे, उनके कार्य सामने आए। इसको लेकर आरजेएस ने एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है आरजेएस आरजेएस सम्मान, जो हम दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम उस सम्मान के माध्यम से अपने बुजुर्गों के नाम पर हम सम्मान दे रहे हैं, और उनके नाम को हम अपनी फैमिली के, अपने परिवार के इतिहास को हम दुनिया के सामने आरजेएस के माध्यम से ला पा रहे हैं। तो इसको भी मैं आज अपने माननीय मन्ना जी से मैं बोलना चाहूंगा, राष्ट्रीय संयोजक से, थोड़ा सा सर इस पर विचार आप प्रकट करें, और हम सबको भी थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अभी जो साथी अभी नए जुड़े हैं, वो
इसका नहीं पता है, तो मुझे लग रहा है कि इस विषय में मेरे से अधिक आप बताएंगे तो उचित रहेगा। जी सर, धन्यवाद, जय हिंद। सर अभी करीबन 3 मिनट का समय है हमारे पास। जी 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 बिल्कुल उदय जी, कैसे हैं आप? जी 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 उदय जी, माहौल तो खैर पूरे भारत का ही आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हर जगह डिस्टरबेंस तो है ही। तो इसलिए माहौल के बारे में तो नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि कश्मीर का माहौल एक अलग तरह से है कि यहाँ पे 24 घंटे टेंशन भी है और 24 घंटे जो है आराम से आवाजाही भी है। तो बाकी मैंने कल भी शायद राइटिंग में एक अर्ज़ की थी आपसे कि सकारात्मक भारत अपना जो सकारात्मक आंदोलन है, उसकी पहली नींव हम क्यों नहीं अपने पत्रकारों को, क्योंकि किसी पत्रकार को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है। जब तक वो सिक्योर नहीं होगा तो एक सकारात्मक सोच को कैसे जन्म दिया जा सकता है?
जी जी जी